सबसे पहले जब आज़ाद तथाकथित तौर पे जब देश बटा था, तो पाकिस्तान की टोटल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलीट लोग थे वो भी मुसलमान थे, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं इशू हो रहा था पाकिस्तान से कि ये मुसलमान हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? वो पढ़े लिखे लोग थे, मुसलमान थे, वो भी नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क था कि उन्होंने कहा कि ये जो पैगंबरों के आने का सिलसिला है, ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी हैं, उससे पहले सब आ चुके। 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद साहब के आने से पहले आ चुके। तो उससे पहले तो इस्लाम था नहीं, तो पैगंबर कहां थे, कौन कौन से थे? लेकिन दूसरे लोग ये मानते हैं कि पैगंबरों के आने का सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक इस धरती के ऊपर मानव जिंदा है। आप भी यही मानते हैं? तो उन लोगों का कहना यह था कि भाई हमारे भी आए हैं, हम इनको भी मानते हैं, उनको भी मानते हैं, लेकिन इनको भी मानते हैं। उनका नो, हमने मुल्क बनाया है। तो पहली फुर्सत में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें हम अहमदिया कहते हैं। उनको आपने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। यानी दुनिया की पहली ऐसी कौम है कि जिस कौम का रहबर यह कहता हो कि अगर तुम्हें इल्म लेने के लिए, उस जमाने चीन जाना बड़ी बात मानी जाती थी कि इल्म लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाना। उसके मानने वाले ऐसे मैंने जाहिल पहली बार देखे हैं कि जिसके पास शिक्षा है, जो दानिश्वर है, सिर्फ इसलिए कि आप जाहिल हैं, वो पढ़ा लिखा है, तो उससे सीखने की जगह आपने कहा नहीं, आप मुसलमानी नहीं है, आपका कत्ल वाजिब है। तो पाकिस्तान में अहमदियों को मारना जस्टिफाई है धार्मिक तौर पे। वहां से आगे बढ़े तो शिया आ गए, वो भी पढ़ी लिखी कौम थी। तो आपने पाकिस्तान में शियाओं को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया है। तो आखिर कौन है ये? कौन लोग है भाई? जिस पाकिस्तान को बनाने के बाद बड़े खुश थे कि अब तो हमारी हुकूमत होगी, अब तो हम पूरी दुनिया, और अब तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनवाया है। अब ये अल्लाह से कब उनकी बात हुई पता नहीं, और बनवाया है तो किस लिए बनवाया अल्लाह ने ये नहीं बताया। तो अब वहां की स्थिति यह है भाई कि अगर भारत 6 महीने पाकिस्तान का नाम न ले, सिर्फ नाम न ले पाकिस्तान का 6 महीने में, तो आप सोचिएगा इतनी सिविल वार होगी कि आप देखते रह जाएंगे। ये तो धन्यवाद देना चाहिए हमारे यहां के कुछ नेताओं को, कुछ पार्टी के लोगों को, जो अपने आदमी भेज के कहते हैं कि नहीं नहीं आपको हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं हमारी मदद करें, हमारे यहाँ सरकार हम अकेले नहीं हटा पा रहे, आप अपनी कुछ ताकत हमें दें। इसलिए उसकी रिलेवेंस बनी हुई है। 6 महीने भारत पाकिस्तान के बारे में बात करना बंद कर दे, पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी। उनकी यूनिटी का ही फॉर्मूला यह है एंटी इंडिया, कि हिंदुस्तान की नफरत पे वो खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान से नफरत तभी तक है जब तक सत्ता में मोदी है। जिस दिन मोहम्मद अफजल साहब बैठ जाएंगे, ये नफरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुलदीप नैयर दुनिया के बेहतरीन पत्रकार, बहुत सारा आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो सकता है उनसे, उनकी किताब पढ़ लीजिए, मैंने उनके साथ काम किया है काफी लंबे समय तक। अपनी किताब में कह के गए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में जो इलीट है पाकिस्तान का, और भारत के अंदर एक पॉलिटिकल इलीट है हमारे यहां, जो सिर्फ ये सोचता है कि 700 साल की गुलामी के बाद मुगल जब यहां मौजूद थे तो भारत की अपर कास्ट ने अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ करके जो हुकूमत मुगलों से हमें मिलनी चाहिए थी, वो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को दे दी है। लिहाजा ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम ये हुकूमत नहीं ले लेंगे। इस सोच के लोग पाकिस्तान में हैं, ये कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिख के गए हैं। लिहाजा ये ख्वाब कब पूरा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन 2 किताबों का जिक्र सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि आप सिर्फ उनको गूगल कर लें और देख लें। अगर मेरे किसी फेसबुक पेज पे जाएं तो आपको वो पूरा वर्णन मिलेगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस देश में वो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिलसिले से आप लोगों ने एक किस्सा पढ़ा होगा कि वो कैसे उनका नज़रियाती तौर पे जवाहरलाल नेहरू से उनके डिफरेंसेस थे, कैसे वो सोमनाथ के मंदिर जाना चाहते थे, किस तरीके से वो कुछ और मामलात में थे तो उनको ये टैग किया गया कि ये हार्डलाइनर लोग हैं। उनकी मौत के सिलसिले से पूरी कहानी है, ये बहुत वायरल हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी सोर्स का पता है।
जवाहरलाल नेहरू के सबसे ज्यादा नजदीकी हिंदुस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जिस जमाने में सेक्रेटरी जनरल था, उस वक्त मैं कुछ एक 50 साल के ऊपर किताब निकाल रहा था, तब मुझे पता चला कि एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट थे, उनका नाम है दुर्गा दास। उनके साहबजादे थे इंद्रजीत, जो कभी दार्जिलिंग से चुनाव जीते थे। उनकी बेटी टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, अब फ्रीलांसर काम कर रही है, उसका नाम है सबीना इंद्रजीत। वो किताब 69 की किताब है, उस किताब के पेज नंबर 330 को पढ़िए और 305 को पढ़िए। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, रिटन बाय दुर्गा दास। इस किताब के जो मैं आपको पन्ने बता रहा हूं, ये किसी बीजेपी आरएसएस किसी ने नहीं लिखी भाई। वो आदमी हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे, उनकी बेटी, वो खानदान के लोग आज भी हार्डकोर। क्या लिखा है, क्या चरित्र बताया है नेहरू साहब का, कितनी नफरत थी उनको उन लोगों से जो उस वक्त नेशनलिज्म की बात करते थे। क्या क्या नहीं किया। मात्र 4-5 दिन के लिए बीमार पड़ गए राजेंद्र प्रसाद, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। शास्त्री जी को बुलाया और कहा कि मुझे लगता नहीं है कि राजेंद्र बाबू बचेंगे, आप इनकी अंत्येष्टि के लिए बताइए कहां जगह हो सकती है। यानी जो शख्स अभी हॉस्पिटल में है, उसकी अंत्येष्टि का इंतजाम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री से कहा गया। उन्होंने भी बेचारों ने विजय घाट के पास एक जगह बताई कि यहां उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। क्या ट्रेजेडी है लाइफ की। वो बेचारे स्वस्थ होकर बाहर आ गए, बात खत्म हो गई। नहीं, सवाल यहां नहीं है, तकलीफ मेरी दूसरी है। तकलीफ यह है कि ये बात अलग है कि वो दोबारा जब बीमार हुए तो उनको बिहार भेज दिया गया। सदाकत आश्रम नाम की एक जगह है जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता है, उसमें वो रहे, इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस आदमी को मेडिकल केयर नहीं देनी है, इंस्ट्रक्शन के साथ। और जब उनकी मौत हुई तो खुद भी नहीं गए और किसी को जाने भी नहीं दिया। उनका मकबरा कहां है? 2 बार राष्ट्रपति रहे, लर्नेड आदमी थे। उनकी जरा बायोग्राफी तो पढ़ें। वो पूरा जिक्र जिस किताब में मैं बता रहा हूं वो किया उन्होंने, और इंश्योर किया कि कोई और ना जा पाए। ये नफरत का आलम इसलिए था कि जितने भी लोग थे, लर्नेड लोग थे, उसमें वो बहुत बौने थे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से और फूल लगाने से और अंग्रेजी मेमो के साथ शाम में डांस करने से आप बड़े नहीं होते हैं। अपने बौने होने का एहसास उनको उन तमाम लीडरशिप से था, तो तमाम चीजें क्रिएट की गई उनके इर्द गिर्द। तो एक बापू थे भारत के पिताजी, एक चाचा। ये किसने बताया कि वो हमारे पिता हैं? क्यों, किसने बनाया उनको भारत का फादर ऑफ नेशन? किन कारणों से बताया, ये भी हमको बताया जाए। किसी बात पे गर्व करने वाली कोई बात हो तो हमको बताया जाए कि भाई इस बात पे आप गर्व कीजिए। और अगर हम उन पे गर्व करें तो क्या सुभाष चंद्र बोस पे हम शर्म करें? क्या वीर सावरकर पर हमें शर्म आनी चाहिए क्या? लेकिन यकायक वो चाचा हो गए, 19 साल बाद चले गए। तो वो किताब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और वो मानसिकता खत्म नहीं हुई कांग्रेस की। तो आप राजेंद्र प्रसाद को देखें, और एक मौत आधुनिक भारत के चाणक्य की हुई। उसकी पार्टी कुछ भी हो, जितना मैं उस शख्स को जानता हूं, ये बात अलग है कि जो उसके साथ 20 साल से था, अभी चंद दिन पहले मेरी नागपुर में उनसे लंबी मुलाकात हुई है। जिस वक्त उनकी डेथ हुई, 2 लोग कांग्रेस के हर आधे घंटे बाद वहां आते थे जहां 8 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। यह कहा गया है मैडम नहीं चाहती हैं कि इनका दिल्ली में संस्कार हो। फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, और फिर वहां चंद्रबाबू नायडू को कहा कि आप इनका क्रिमेशन यहां करें, क्योंकि इसको दिल्ली में नहीं दफनाने दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पर तो ठेका सिर्फ एक ही परिवार का है। इंश्योर किया, और इतना इंश्योर किया कि जब उनकी अंत्येष्टि की गई तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनकी डेड बॉडी पूरी जली नहीं, उनकी डेड बॉडी को कुत्तों ने खाया।
ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, इस चीजों पे प्रतिक्रिया न देने से एक महिला, अंग्रेज आए थे, हम गुलाम थे, बहुत सारी कमियां थी, हमने मान ली गुलामी, लेकिन भाई अब तो गुलाम नहीं थे। अब तो एक महिला की गुलामी आपने ऐसी मानी कि उसकी मर्जी के बगैर कौन दिल्ली में दफनाया जाएगा, कौन नहीं दफनाया जाएगा, ये उसने तय कर दिया। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव, 14 भाषाओं का ज्ञाता। वो किस पार्टी में था ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके कामों को देखिए, कामों से परखिए, वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं वो तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं जो इस देश में नहीं है किसी के पास, जिसने वादा किया हुआ है जब उस समय पे मैं उनको पब्लिक करूंगा, उनके हाथ की चिट्ठियां हैं। ये अलग बात है कि वो मुझ पर बड़ा यकीन करते हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं ये सब आपको दे के जाऊंगा। उनके परिवार में भी कोई नहीं है। ये सिलसिला राजेंद्र प्रसाद से चल के खत्म नहीं हुआ। वो लोग, एक आदमी को जो सड़क के किनारे से उठ के आ गया है, ना अंग्रेजी जानता है, न तहजीब है, न तमीज है, न अंग्रेजी बोलता है, न अंग्रेजी किताबें जानता है, न लुटिए तो उनके बारे में जानता है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? लेकिन मैंने कहा कि अगर आप ये जो मानसिकता है ना, लोग क्या कहेंगे, उसने नहीं पूछा। कोई पहनता था आदि आस्तीन का कुर्ता उससे पहले, वो कहता लोग क्या कहेंगे, पागल आदमी हूं मैं, कैसे पहन रहा हूं। ये लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से जिस दिन आप बाहर निकल जाएंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप सत्ता पे बैठ जाएंगे। इस देश में लोग वही कहने लगते हैं जो आप चाहते हैं। अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने पास्ट को सोचिए। आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के वाहक हैं। आपके पूर्वज कौन थे? आपने दुनिया को क्या क्या दिया है? आपने दुनिया को आतंकवाद नहीं दिया, आपने दुनिया को गिनती से के अलावा क्या क्या नहीं दिया है। क्योंकि हमें यह बताया गया कि 1947 में भारत आजाद हुआ है, और भारत, उससे पहले भारत नहीं था। तो क्या उससे पहले कुंभ नहीं हो रहा था? उससे पहले दिवाली नहीं हो रही थी? और कुछ लोगों को तो इस बात का वो है कि 1400 साल पहले 532 में एक शख्स पैदा होते हैं, 577 में, और 632 में उनकी मौत हो जाती है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहालत थी। यहां कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसके नाम के आगे गुप्ता लगा हो? बहुत सारे लोग होंगे। पूछिए कि जो शख्स ये कह रहा था 632 में कि बहुत जहालत थी पूरी दुनिया में और इस्लाम आया और इसने फिर तमीज सिखाई, उससे पहले तो गुप्ता डायनेस्टी थी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था ये पता नहीं था उसको। इसीलिए अपने ही आर्टिकल लिखे हुए पढ़ते हैं, ये अपने बारे में, बस अपने बारे में बताते हैं, अपनी बात लिख करके कि 1400 साल पहले। हाँ ठीक है, ये मानते हैं कि अरबों में जाहिल लोग थे, वैसे ही जैसे आज भी हैं, कोई नई बात नहीं है। और कमाल के लोग हैं। आप यहूदियों से नफरत करते हैं, यहूदियों को समाप्त करने की सुबह शाम बात करते हैं, लेकिन दुनिया में 1400 साल में ना तो आपने कोई सुई बनाई, न टोपी बनाई, न जूते बनाए। लेकिन आप ताज्जुब देखिए कि जिन यहूदियों ने AK-47 बनाई, AK-56 बनाई, उन्हीं के हथियार से उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे बड़े मूर्ख मैंने कहीं देखे।